दरियाए सिंध के पहलू में जंग का मैदान सजा हुआ है। एक तरफ 5 लाख का लश्कर जरार है जिसकी क़यादत अजीम फातेह चंगेज खान कर रहा है, और दूसरी तरफ 30,000 जंगजुओं की एक छोटी सी जमात है जिसकी क़यादत एक नौजवान सिपहसालार कर रहा है। जंग शुरू होती है मगर शायद इसका अंजाम पहले से ही तय था। नौजवान की सारी फौज मंगोलों के हाथों मारी जाती है और करीब था कि वो नौजवान भी मंगोलों की कैद में चला जाता, मगर उसने मंगोलों का कैदी बनने की बजाय खुद को दरिया सिंध की खतरनाक मौजों के हवाले करना बेहतर समझा। वो अपने घोड़े को चाबुक रसीद करते हुए आगे बढ़ता है और एक ऊंचे पत्थर से दरिया सिंध में छलांग लगा देता है। मंगोल तीरंदाज उसके जिस्म को तीरों से छलनी करने के लिए कमाने हवा में बुलंद कर लेते हैं, मगर चंगेज खान उन्हें हाथ के इशारे से रोक देता है और ये तारीखी जुमला कहता है कि खुशकिस्मत है वो बाप जिसकी इस जैसी औलाद है। दोस्तों, ये अजीम सिपहसालार ख्वारिज़म शाही सल्तनत का आखिरी वारिस सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह था। आज की वीडियो में हम आपको इसी की शानदार बायोग्राफी दिखा रहे हैं, मगर इससे पहले दास्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 1199 में ख्वारिज़म शाही सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम जलालुद्दीन रखा गया। सुल्तान ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत के लिए माहिर असातिज़ा को मुकर्रर किया। इस दौर में ख्वारिज़म शाही सल्तनत सबसे ताकतवर मुसलमान सल्तनत थी। सल्तनत आज के उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर फैली हुई थी। इसकी हुदूद मंगोल सल्तनत से भी जा मिलती थी। चंगेज खान भी अब अपने आस पास की ताकतवर सल्तनतों से अमन कायम करना चाहता था, इसलिए उसने एक वफद दोस्ती के पैगाम के साथ सुल्तान की खिदमत में भेजा जिसे सुल्तान ने कबूल कर लिया। इस वफद के साथ 450 मुसलमान ताजिर भी तिजारत करने की गर्ज से तुर्किस्तान आए थे। जब ये ताजिर तिजारत करने के बाद मंगोलिया वापस जाने लगे तो अतरार के गवर्नर ने इन ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर जासूसी का इल्जाम लगाकर इनको कत्ल करवा दिया। इनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचकर मंगोलिया पहुंच सका। उसने सारी दास्तान चंगेज खान को जा सुनाई। इस पर चंगेज खान ने फौरन एक एलची सुल्तान की तरफ रवाना किया और अतरार के गवर्नर को सजा देने का मुतालबा किया, मगर सुल्तान ने इसको कत्ल करवा दिया। जब चंगेज खान को अपने एलची के कत्ल की खबर मिली तो वो आपे से बाहर हो गया। वो अपनी मुकद्दस पहाड़ी बारखान खुल्दून पर चढ़ गया और घंटों अपने मजहब के मुताबिक सूरज के सामने सरबा सुजूद रहा। फिर बुलंद आवाज में पुकारा, जिस तरह फलक पर 2 सूरज नहीं, इस तरह जमीन पर 2 खाकान नहीं होंगे। अगरचे चंगेज खान और ख्वारिज़म की जंग नागुजीर हो चुकी थी, मगर फिर भी वो मुसलमानों के इत्तेहाद से डरता था। वो जानता था कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए तो मंगोलों को सहराए गोबी के वीरानों में भी सर छुपाने की जगह न मिलेगी। इन हालात में बगदाद के खलीफा, जिसकी ख्वारिज़म शाह से कुछ नाचाकी हुई थी, उसने चंगेज खान को यकीन दिलाया कि जंग की सूरत में कोई भी मुसलमान ख्वारिज़म की हिमायत नहीं करेगा। चंगेज खान ने मंगोल फौज जमा करनी शुरू की और ख्वारिज़म पर चढ़ दौड़ा। उसने चंद ही महीनों में अतरार को फतह कर लिया और इसके गवर्नर को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान बुखारा और समरकंद जैसे अजीम शहरों को रोंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद के पास इस वक्त एक बड़ी फौज थी, मगर उस पर मंगोलों का खौफ इस कदर था कि वो शहर शहर दरबदर होता रहा। इसी दौरान बहरे गैलान के एक जजीरे पर उसकी मौत हो गई। वो जिस लिबास में था उसे उसी में दफन कर दिया गया। उसको कफन तक नसीब न हो सका। सारी ख्वारिज़म शाही सल्तनत को ताख्त ताराज करने के बाद चंगेज खान ने लश्कर का एक बड़ा हिस्सा सुल्तान की तलाश में रवाना किया। जब मंगोल लश्कर को सुल्तान जिंदा न मिले तो इन्होंने उसकी कब्र ढूंढ निकाली और उसकी लाश को कब्र से निकाल कर आग लगा दी। सुल्तान के सारे बेटे मंगोलों के हाथों कत्ल हो गए। सिर्फ एक बेटा जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह मंगोलों से भागने में कामयाब हो गया। अब ये जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाही सल्तनत का आखिरी वारिस था। इसको जल्द अज जल्द गजनी पहुंचना था, क्योंकि ये इलाका अभी तक मंगोलों के तसल्लुत में नहीं आया था। मगर गजनी के रास्ते में कई ऐसे कले पड़ते थे जिन पर मंगोल काबिज थे। सुल्तान जलालुद्दीन मंगोलों को शिकस्त देता हुआ 1 साल के अंदर अंदर गजनी पहुंच गया। उसने गजनी में 50,000 जंगजुओं की एक फौज भी जमा कर ली। उसके वालिद अलाउद्दीन की फौज का एक सालार तैमूर मलिक भी 30,000 जंगजुओं का लश्कर लेकर जलालुद्दीन के साथ आ मिला। अब जलालुद्दीन की फौज की तादाद लगभग 80,000 हो गई थी। चंगेज खान को जलालुद्दीन की इस कार्रवाई का इल्म हुआ तो उसने 40,000 मंगोलों का एक लश्कर उसकी सरकोबी के लिए रवाना किया। परवान के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुई और जलालुद्दीन ने मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त दी। कई मंगोल सिपाही इस जंग में कत्ल कर दिए गए और कईयों को कैदी बना लिया गया। ये पहली मर्तबा था कि मंगोलों को मुसलमानों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जलालुद्दीन की इस फतह ने आलम इस्लाम में एक नई रूह फूंक दी। अब ख्वारिज़म शाही सल्तनत के दूसरे इलाकों में भी बगावतें शुरू हो गई थी। लोग मंगोल गवर्नरों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। चंगेज खान को इन हालात का इल्म हुआ तो वह वक्त ज़ाया करने की बजाय खुद ही फौज लेकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के ताक़ुब में निकला। मगर इस दौरान सुल्तान की फौज में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। परवान की फतह के बाद उसके 2 सालारों तैमूर मलिक और एक दूसरे सालार में
مال غنیمت کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ سلطان جلال الدین نے جب اس جھگڑے میں تیمور ملک کا ساتھ دیا تو دوسرا سالار اپنے 30,000 جنگجو لے کر سلطان کی فوج سے الگ ہو گیا۔ اب سلطان کے پاس بہت کم فوج رہ گئی تھی جو چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ یہ فوج افغانستان کے راستے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں داخل ہوئی اور کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ عبور کرنے ہی والی تھی کہ چنگیز خان نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ ان کو آ لیا۔ اب جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہ بچا تھا۔ سلطان نے تمام کشتیاں جلا ڈالی اور اپنے پاس موجود تمام سونا چاندی اور ہیرے جواہرات دریائے سندھ میں پھینک دیے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور پھر گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان کے جنگجوؤں نے 10 گھنٹے تک منگولوں کو الجھائے رکھا۔ جنگ کے دوران ایک ایسا موقع بھی آیا جب سلطان چنگیز خان کو قتل کرنے والا تھا مگر وہ سلطان کے وار سے بچ گیا، مگر اس حملے میں چنگیز خان کا گھوڑا ہلاک ہو گیا۔ سلطان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کا وفادار جنرل تیمور ملک بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ اب جنگ جیتنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ قریب تھا کہ سلطان جلال الدین منگولوں کی قید میں چلا جاتا، مگر اس نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور گھوڑے کو چابک رسید کرتا ہوا آگے بڑھا اور ایک 60 فٹ لمبے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس نے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ پیچھے کھڑا چنگیز خان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ منگول تیر اندازوں نے سلطان کو ابدی نیند سلانے کے لیے کمانیں ہوا میں بلند کر لی، مگر چنگیز خان نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور یہ تاریخی جملہ کہا: خوش قسمت ہے وہ باپ جس کی جلال الدین خوارزم شاہ جیسی اولاد ہے۔ چنگیز خان کے کچھ جرنیلوں نے اسے دریائے سندھ عبور کرنے کی اجازت مانگی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے جرنیلوں میں جلال الدین خوارزم شاہ جیسی جرأت نہیں ہے، اس لیے اس نے ان کی خواہش کو پاگل پن سمجھا اور اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ چنگیز خان نے خود تو دریائے سندھ عبور نہیں کیا، مگر اپنی فوج کا ایک حصہ جلال الدین کے تعاقب میں ہندوستان کی سرزمینوں کی طرف روانہ کر دیا۔ منگول فوج نے ملتان کا محاصرہ بھی کیا، مگر ملتان کی سخت گرمی نے انہیں چند ہی روز میں محاصرہ ختم کرنے پر مجبور کر دیا اور یہ اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ نے دلی کے سلطان شمس الدین التتمش سے منگولوں کے خلاف مدد طلب کی، مگر سلطان نے منگولوں کے خوف کی وجہ سے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ جلال الدین کی ہندوستان کے کچھ مقامی قبائل اور ہندو حکمرانوں سے کچھ جنگیں بھی ہوئی، مگر اس کے بعد سلطان سندھ سے ایران واپس چلا گیا۔ اس نے بغداد کی خلیفہ سمیت کئی مسلمان سلاطین سے چنگیز خان کے خلاف مدد مانگی، مگر کوئی بھی مدد کرنے پر راضی نہ ہوا۔ سلطان مرتے دم تک منگولوں کے خلاف جد و جہد کرتا رہا، مگر اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخرکار ایک روز کرد ڈاکوؤں نے اس کے کیمپ پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ عظیم سلطان اور تاتاری سیلاب کے سامنے آخری بند اب دم توڑ چکا تھا۔ آج بھی سلطان جلال الدین کو ازبکستان کا قومی ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی تصویر ازبکستان کے 25 سوم کے سکے پر کندہ کی گئی ہے اور ازبکستان میں ان کے مجسمے بھی ملتے ہیں۔